नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096906523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी जो निकली थी उसकी परीक्षा बहुत नज़दीक है। दिसंबर में एग्जाम डेट है और आवश्यकता ये है कि निरंतर आप ढेर सारे प्रश्नों का अभ्यास करें ताकि आपको अपनी कमजोरियों का पता चल सके। तो ये ग्रुप इसी उद्देश्य से बनाया गया है। यहाँ चाहें तो आप एडमिशन ले सकते हैं। ये पेड क्विज का ग्रुप है और कुछ प्रश्नों का अभ्यास यहाँ वीडियो के माध्यम से कराया जा रहा है। विभिन्न विषयों से संबंधित प्रश्न आपको दिए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पे संविधान संशोधन दे रखा है और उसका वर्ष दिया है। कौन सा संशोधन किस वर्ष में हुआ था पूछा जा सकता है। तो 10वां संशोधन हुआ था 1961 में, ऐसा दिया हुआ है। 21वां जो अमेंडमेंट है वो हुआ था 1969 में और जो 42 नंबर का है 42वां वो 1976 का है। जबकि 68वां संशोधन हुआ था 1991 में। अब इसमें से कोई एक गलत है। कौन सा गलत है आप बताइए। और इस पहले क्वेश्चन का जो सही जवाब है इसमें वो बी वाला हो जाएगा। 21वां संशोधन जो है ना उसकी तारीख सही नहीं दी है। ठीक है, 21वें संशोधन को कब किया गया था? ये 1969 का नहीं है बल्कि 1967 का है। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो आप बताइए। संविधान में तत्काल में कितने अनुच्छेद हैं आप देखकर बताइए। 395, 422, 470 और 448। तो तत्काल में कितने अनुच्छेद हो गए? इसमें 470 अनुच्छेद है। शुरुआती स्थिति में अनुच्छेदों की संख्या कम थी लेकिन अभी बढ़कर इतनी ढेर सारी हो गई है। तमाम अमेंडमेंट हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से 470 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 को आपने देखा। प्रश्न संख्या 3 को अगर पूछा जाए कि कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है और मंत्री बनता है, मान लीजिए कि वो संसद में मेंबर नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है और मंत्री बन जाता है, तो उसको कितने महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना पड़ेगा? ये कितने महीने की अवधि होती है, नहीं तो उसकी जो मंत्री पद की योग्यता है वो खारिज कर दी जाएगी। तो ये 1 महीने की रेंज होती है, 3 महीने की होती है, 6 महीने की होती है कि 2 महीने की होती है, आप बताइए। तो ये 6 महीने की होती है, आप सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 4 को देखिए। 1962 की बात हो रही है कि निम्नलिखित में से, यहाँ आप देखें 1962 में निम्नलिखित में से किस भारतीय को विधान परिषद में नामित नहीं किया गया था? ठीक है, जो नॉमिनेट नहीं हुआ था वो आपको चुनना है। तो पटियाला के महाराज को नहीं नॉमिनेट किया गया था, या फिर बनारस के राजा जो थे उनको नहीं किया गया था, आगरा के राजा को नहीं किया गया था, कि सर दिनकर राव को नहीं किया गया था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ नॉट जो है ना उसको महत्व देना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आगरा के राजा, इनको इसमें नॉमिनेट नहीं किया गया था, बाकी 3 थे। प्रश्न संख्या 5 में कहा गया कि अनुच्छेद 3 जो है संविधान का, उसके हिसाब से भारत के क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? ठीक, तो अब इसमें आप देखें किसी राज्य, तो असल में इस प्रश्न में पूछा गया है कि अनुच्छेद 3 जो है आर्टिकल 3 है उसके अनुसार भारतीय संसद के अधिकार क्षेत्र में क्या शामिल नहीं है। तो इसका अगर आप ध्यान से देखें तो बाकी 3 अधिकार उसकी श्रेणी में आते हैं, मतलब उसके कैटेगरी में आते हैं अनुच्छेद 3 के हिसाब से। लेकिन जो सी वाला ऑप्शन है कि नए राज्य को भारत संघ में शामिल करने की शक्ति ये संसद के पास है, लेकिन ये अधिकार उसको कौन सा अनुच्छेद देता है? आर्टिकल नंबर 2 देता है। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो इसमें सही है। ठीक है, नए राज्य को भारत संघ में शामिल करने की शक्ति ये संसद के पास अनुच्छेद 3 के हिसाब से नहीं है। इसका अंग्रेजी वर्जन भी आप देख रहे हैं, सी वाला इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 को आप देखें। लोक लेखा समिति का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? प्रश्न संख्या 6, ये भारत सरकार अधिनियम 1909 था। भारतीय परिषद अधिनियम असल में था। भारत सरकार अधिनियम 1919 था, जिसे कि माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 था, जिससे कि अधिकांश अनुच्छेद भारतीय संविधान में आ गए हैं। और भारतीय परिषद अधिनियम था 1892 का। इसमें से कौन सा था? लोक लेखा समिति का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया बताइए। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसे भी आप देख रहे हैं। इसका बी वाला हो जाएगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919 का। ठीक है, माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जिसको कहा जाता है वो वाला ये था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपने 6 वाले को देखा। प्रश्न संख्या 7 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का मुख्यमंत्री बने बिना, किसी राज्य का मुख्यमंत्री बने बिना भारत का प्रधानमंत्री बन गया? ऐसा कौन सा व्यक्ति था? ये चौधरी चरण सिंह थे, बीपी सिंह थे, या चंद्रशेखर थे, या मोरारजी देसाई थे? आप देखकर बताएं, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं।
और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें सी वाला होगा, चंद्रशेखर। ठीक है, चंद्रशेखर को चुना। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 को देखें। पंचशील का सिद्धांत इसमें से कौन सा नहीं है? अब इसमें देखें आप, गुट निरपेक्षता दिया हुआ है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व दिया हुआ है, एक दूसरे के भूभाग में आप जो उसकी स्वतंत्रता है, अखंडता है, उसका सम्मान करेंगे, और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक अहस्तक्षेप की भावना रहेगी। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है आप यहाँ देख रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ पंचशील। और क्वेश्चन नंबर 8, इसका जो राइट आंसर है वो इसका ए वाला हो जाएगा, जो कि इसके प्रिंसिपल में शामिल नहीं है। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 को देखिए। भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अब कौन सा किस सूची का विषय है? जैसे कि संवर्ती सूची है, संघ सूची है और राज्य सूची है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसमें देखें, फॉरेस्ट यानी जंगल जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है, ऐसा दिया हुआ है। नॉट करेक्टली मैच आपको ढूंढना है। इलेक्ट्रिक यानी बिजली जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है, राज्य सूची में आता है। पासपोर्ट और वीज़ा का मामला केंद्र देखता है और इंडस्ट्री का मामला जो है वो राज्य देखता है। आप देखकर बताइए इसमें गलत कौन सा है। और क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी जो है ये राज्य के अधिकार में आती है, यही वाला इसमें गलत दिया है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने इसे चुना, इधर वाले को भी चुन लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग की प्रत्येक अनुशंसा को संसद के सदन में रखने के लिए बाध्य करता है? ये बाध्यकारी व्यक्ति कौन है? भारत का राष्ट्रपति है, या फिर लोकसभा अध्यक्ष है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, या भारत के प्रधानमंत्री हैं, या फिर यहाँ आप देख रहे हैं, या फिर केंद्रीय वित्त मंत्री है। प्रश्न संख्या 10 को आपने देखा और इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति का ये काम। इसके बाद प्रश्न संख्या 11 को आप देखिए। 1857 के बाद ब्रिटिश भारत में किसान आंदोलनों के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन हुए थे, ये 1857 के आसपास काफ़ी आम बात थी। तो जो उपनिवेश थे, कॉलोनी थे, वो इन आंदोलनों का लक्ष्य था। मतलब जो यहाँ आंदोलन करने वाले व्यक्ति थे वो उपनिवेशवाद को उखाड़ना चाहते थे। संघर्षों को विशिष्ट और सीमित उद्देश्यों के लिए निर्देशित किया गया था। मांग लगभग पूरी तरह से आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित थी और आंदोलनों को विदेशी जो बागान मालिक थे और जमींदारों के खिलाफ निर्देशित किया गया था। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है नीचे आप देख रहे हैं। और बताइए कि इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, तो इसमें जो पहला वाला है वही इसका इनकरेक्ट है, बाकी जितना है वो पीजेंट मूवमेंट के बारे में सही दिया हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कॉलोनिज्म को उखाड़ना ये जो बुद्धिजीवी वर्ग था उसका काम था, क्योंकि उसे पता था कि अंग्रेज ही असली समस्या की जड़ है। तो वो छोटी छोटी समस्याओं पर नहीं ध्यान देके ब्रिटिश गवर्नमेंट की जड़ उखाड़ने में लगे हुए थे। इसके बाद प्रश्न संख्या 12 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन, यहाँ पे आप 12वें को देख रहे हैं, कौन सा प्रसिद्ध अवधि सत्र जो कि 1955 का था उसके दौरान कांग्रेस का अध्यक्ष बना? कौन सा व्यक्ति था जो कि इस समय कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है? ये CR दास थे, ठीक, या फिर सुभाष चंद्र बोस थे, या UN ढेबर का नाम आता है, या पुरुषोत्तम दास टंडन? इसमें से कौन से व्यक्ति थे? आप देखकर बताइए। और क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वो इसका सी हो जाएगा, UN ढेबर का नाम आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 को आप देखें। इसमें कहा गया कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा घोषित किए जाने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा रिफॉर्म जो है ये इस पर्पज से भारत में लाया गया था कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा धीरे धीरे। ये कौन सा था? भारत सरकार अधिनियम 1935 था, 1919 था, या जो काउंसिल एक्ट था 1909 वाला, 1909 वाला, या भारत सरकार अधिनियम 1858 वाला था? बताइए इसमें से कौन सा था? इसका जो इंग्लिश वर्जन है आप नीचे देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 13 का जो राइट आंसर है वो इसका बी हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसमें कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना को लक्ष्य बनाया गया था कि भाई धीरे धीरे करके यहाँ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को स्थापित किया जाएगा। और इसकी पूरी समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन को गठित किया गया। 10 साल की अवधि में समीक्षा करनी थी, 10 साल से पहले ही उसे गठित कर दिया गया था। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो इसमें सही होगा, यहाँ हमने देखा। इसके बाद प्रश्न संख्या 14 को देखिए। कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है? तो महात्मा गांधी के सौजन्य से जो इंडियन नेशनल मूवमेंट्स चले हैं वो आपको पता होने चाहिए। फिलहाल इसका देखिए आप, सविनय अवज्ञा ये गांधी जी से जुड़ा हुआ है, असहयोग जो है वो भी जुड़ा हुआ है, और चंपारण भी जुड़ा है। तो सिंपल है कि काकोरी कांड जो है वो गांधी जी से नहीं जुड़ा है, और इसका जो डी वाला ऑप्शन है उसको हमने चुना। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। चूज द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पे एक तरफ सभा का नाम दिया है, संस्था का नाम दिया है, दूसरी तरफ उसका फाउंडेशन ईयर दिया हुआ है। तो बताइए कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है यानी गलत है। तो यहाँ पे आप देखें, आत्मीय सभा का नाम दिया है और स्थापना वर्ष क्या दिया है, यहाँ देखिए 1815 दे रखा है। ब्रह्म समाज का दिया है 1818, ठीक है, ब्रह्म समाज का दिया है 1818, और उसके बाद रामकृष्ण मिशन का क्या दिया है 1897, आर्य समाज का दिया है 1875। अब इसमें आपको देखकर बताना है। तो 15 का जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज का इसमें इनकरेक्ट दे रखा है।
ब्रह्म समाज का सही स्थापना वर्ष क्या है? 1828 है, न कि 1818। तो यहाँ पे ये मिस्टेक है। इसके बाद कुछ हिंदी के प्रश्नों को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे विलोम पूछा जा रहा है कि आदिष्ट का विलोम क्या होगा। तो आदिष्ट का कौन सा होगा? निर्दिष्ट होगा, निषिद्ध होगा, उद्धत होगा कि धवल होगा? तो इसमें आप देखकर बताएं। उद्धत तो नहीं होगा। उद्धत मतलब जो उजड़ और चंचल होता है उसको कहा जाता है, और धवल मतलब सफेद रंग से तात्पर्य है। बाकी निर्दिष्ट और निषिद्ध में से कौन सा होगा? तो इसका जो सही जवाब है वो निषिद्ध होगा। ठीक है, आदिष्ट का क्या होता है? निषिद्ध। आदिष्ट मतलब जिसका कि आदेश दिया गया हो, और निषिद्ध मतलब जिसे कि निषिद्ध किया गया हो, यानी उसका निषेध किया गया हो, उसे रोका गया हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो इसका बी वाला हो जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर के प्रश्न को देखें। सानुग का विलोम शब्द है, कौन सा है? आनुग होगा, निरानुग होगा, अनुनग होगा, या फिर इसमें से कोई नहीं होगा? तो देखिए, निरानुग होता है। ठीक है, सानुग का जो विलोम शब्द है वो इसमें से कौन सा होगा? निरानुग होगा, और इसका जो बी वाला ऑप्शन है उसको चुनेंगे। दूसरे को हमने देखा। इसके बाद प्रश्न संख्या 4, या आप क्रम से चले तो तीसरा, अंतिम का विलोम शब्द है। अंतिम का क्या होगा? अंतिम मतलब आखिरी। तो इसका आरंभिक होगा, अंततः होगा, अनंतिम होगा, या फिर क्या होगा इसमें से? तो आरंभिक होगा। ये तो सिंपल है, आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 को देखिए। अंधकार का विलोम नहीं है। एक शब्द के बहुत सारे विलोम हो सकते हैं, क्योंकि एक शब्द को हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं, पर्यायवाची इसी का नाम है। तो अंधकार का विलोम इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए, आलोक नहीं होगा, प्रकाश नहीं होगा, द्युति नहीं होगा कि तम नहीं होगा। तो तम जो है वो अंधकार का पर्यायवाची है, न कि विलोम। तो इसीलिए हम तम को चुनते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और बाकी जितने हैं वो सब प्रकाश के पर्यायवाची है, तो उनको आप याद रखेंगे, आलोक, प्रकाश और द्युति। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 को देखिए। झीना का विलोम। झीना मतलब जो पारदर्शी है, जो कि जिसमें सघनता की कमी है। तो ऐसा जो है इसका कौन सा हो जाएगा? झीने का। गाढ़ा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, द्रव हो जाएगा कि पर्दा हो जाएगा? तो झीना का हो जाएगा गाढ़ा। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर है वो इसका ए वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 को देखिए, क्रम से 7वां है। कौन सा अशुद्ध वाक्य है आपको बताना है। तो त्रुटि की सुधार करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। और कार्य का संपादन हो गया है, कल से अखबार छपने की व्यवस्था कर दें या कर दीजिए, ऐसा। और उपर्युक्त सभी को चुनेंगे तो सब गलत हो जाएगा, लेकिन सब इसमें गलत नहीं है। ठीक है, इसका गलत कौन सा है? ए वाला गलत है। त्रुटि की सुधार करनी चाहिए, त्रुटि का सुधार करना चाहिए। ठीक है, वाक्य क्या होगा? त्रुटि का सुधार करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 को देखिए। अशुद्ध वर्तनी पूछा जा रहा है, किसकी है बताइए। षण्मास लिखा हुआ है, शुद्धिकरण लिखा हुआ है, झूठ लिखा है, और संक्षिप्तीकरण लिखा है। अगर संधि के नियमों को ठीक ढंग से लगाया जाए तो 2 वर्णों को या 2 शब्दों को जोड़ने में अशुद्धियां प्रायः कम ही होती हैं। अब इसमें बताइए कौन सी वर्तनी जो है वो गलत है। तो क्वेश्चन इसका जो आप ध्यान से देखिए, इसका जो बी वाला विकल्प है, शुद्धिकरण। शुद्धिकरण होता है, न कि शुद्धिकरण। जब आप जोड़ते हैं ना तो दीर्घ मात्रा आ जाती है। षण्मास ठीक लिखा है, वो गलत नहीं। ठीक है, शुद्धिकरण नहीं बल्कि शुद्धिकरण होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। इसमें कहा गया है कि अशुद्ध वर्तनी किसकी है, जरा बताइए। तो देखिए, प्रतिपादन लिखा है, संपादन लिखा है, और संपादन को लिखने का तरीका आप देख रहे हैं। अधिशासी लिखा है और गण्यमान्य लिखा है। अब बताइए इसमें से अशुद्ध वर्तनी किसकी? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी वाला। संपादन जो लिखा है ना वो गलत लिखा है, बाकी जितने हैं वो सभी सही हैं। हम लोग गण्यमान्य बोलते हैं, लेकिन वो असल में गण्यमान्य होता है, और इसका जो राइट आंसर है वो इसका बी वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने बी वाले को चुना है, ये वाला है। ठीक है, 10वां। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 को देखिए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी किसकी है। स्वावलंबन दिया है, उज्जैनी दिया है। उज्जैनी कैसे लिखा है उसे आप देखें। निशंग दिया है और अंकुर दिया है। 3 जो है वो सही लिखे हैं, 1 गलत लिखा है। कौन सा गलत लिखा है? तो इसका बी वाला हो जाएगा। उज्जैनी होता है, न कि उज्जैनी, और इसीलिए हम इसका जो बी वाला है उसको चुनते हैं। ठीक है, उज्जैनी होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अगला 12वां। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी किसकी है। तो यहाँ आप देखिए, अशुद्ध वर्तनी किसकी है। मारुति लिखा है, हरितिमा लिखा है, चिकीर्षा लिखा है, और व्याकरण लिखा है। अच्छा, व्याकरण का मतलब क्या होता है? व्याकरण का जानकार। अब इसमें बताइए गलत कौन सा लिखा हुआ है। तो 12वां जो है ना, इसका करेक्ट आंसर जो चिकीर्षा लिखा है वही गलत लिखा है। चिकीर्षा लिखने का तरीका गलत है, इसको चुन लीजिए। और क्यों गलत लिखा है तो आप देखें, चिकीर्षा होता है, चिकीर्षा नहीं होता। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 13। अच्छी आंखों वाली जो महिला है उसको हम क्या कहेंगे। सुलोचन कहेंगे, सुनैना कहेंगे, सुग्रीवा कहेंगे, या सुकंठा कहेंगे। तो अगर उसके गले का स्वर अच्छा होता तो हम सुकंठा कहते। ठीक है, और गर्दन की बनावट अच्छी होती तो हम सुग्रीवा कहते। बाकी इसमें से कौन सा चुनेंगे। सुनैना चुनेंगे। ठीक है, सुनैना इसका सही जवाब होगा। सुलोचन तब कहते जब कोई पुरुष होता और उसके लोचन यानी जो नेत्र है वो बढ़िया होते।
अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, सुंदर हृदय वाला जो है उसको क्या कहा जाएगा? सुलभ कहा जाएगा, सुहृदय कहा जाएगा, संहारक कहा जाएगा या सुग्रीव कहा जाएगा? आप देख रहे हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? सुहृदय हो जाएगा। सु मतलब सुंदर, ये उपसर्ग है और हृदय का मतलब आप जानते ही हैं, तो करेक्ट आंसर इसका बी वाला। इसके बाद प्रश्न संख्या 15, सब कुछ खाने वाला। जो सब कुछ खा जाए उसको क्या कहेंगे? कीटभक्षी कहेंगे, सर्वभक्षी कहेंगे, उत्पादक कहेंगे कि मांसाहारी कहेंगे? तो सर्वभक्षी कहेंगे, ठीक है, जो कि सब कुछ खाए। तो इसमें से हम कौन सा चुनेंगे? इसका जो बी वाला ऑप्शन है उसको चुनते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 16 को देखिए, जो सरों में जन्मता हो। सरो मतलब सरोवर, तो जो सरोवर में जन्मे उसको क्या कहा जाएगा? सरसिज कहा जाएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सरसिज हो जाएगा। अब सरोवर में जो भी जन्म ले, कमल जन्म लेगा तो उसको भी सरसिज कहेंगे। प्रश्न संख्या 17 को देखिए, जो सिद्ध या पूरा किया जा सके। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके उसको क्या कहा जाएगा? साधन कहा जाएगा कि साध्य कहा जाएगा, या फिर सेध कहेंगे कि संध्या कहेंगे? तो दिन और रात की संधि होती है, तो बीच का जो समय होता है शाम का, उसको हम कहते हैं संध्या। और सेध का मतलब तो आप जानते ही हैं, सुरंग खोदना, सेंध लगाना चोरों का काम है। बाकी साधन और साध्य में बताइए। तो जो सिद्ध या पूरा किया जा सके उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे साध्य, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से बी वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 को देखिए। अभी 3 जो है पीछे छूट गया था, तो यहाँ आ गया है। आप प्रश्न को देखिए, प्रसूति का विलोम क्या है? तो प्रसूति मतलब होता है प्रजनन या जन्म देना या निर्माण करना। तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? निवृत्ति हो जाएगा कि निसूति हो जाएगा? देखकर बताइए कि प्रवृत्ति होगा तो निवृत्ति हो जाएगा, ठीक है। निवृत्ति इसका सही विलोम हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे अशुद्ध वाक्य पूछा जा रहा है। कौन सा वाक्य गलत है वो बताइए। तो लक्ष्मण को जल्दी क्रोध आ जाती थी। अब क्रोध क्या है? पुल्लिंग है, तो यहाँ जरा क्रिया का जो लिंग है उसको देखिए। और उनकी दृष्टि चित्र पर गड़ी है। समस्या का निराकरण कीजिए, रहन सहन का स्तर सुधारिए। वाक्य जो दिए हैं, अब इसमें बताइए गलत कौन सा है। तो पहला वाला ही गलत है, लक्ष्मण को जल्दी क्रोध आ जाता था। तो यहाँ पे आ जाता था होना चाहिए, न कि आ जाती थी। बाकी 3 सही दिए हुए। अगले प्रश्न को देखते हैं, जो एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान भेज दिया गया हो। एक स्थान उसका छुड़ा के उसको दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया है, तो उसको क्या कहेंगे? स्थानांतरित कहेंगे। स्थानांतरण का मतलब ही यही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है आपको बताना है। तो बहेड़ा दिया है, बाजा दिया है, वाद्य दिया है और बाट दिया है। अब इसमें आप बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसका वाद्य हो जाएगा। वाद्य मतलब होता है बाजा, बाजा उसका तद्भव है और वाद्य जो है वो तत्सम है। बहेड़े का क्या तत्सम होता है? बहेड़ा जो है वो तद्भव है, इसका विभीतकी होता है। और यहाँ पे वही पूछ भी लिया गया है, विभीतक या विभीतकी जो है ये एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? तो बहेड़ा हो जाएगा। ये पीछे आपने देखा है। नेक्स्ट, अगले प्रश्न में आपसे तत्सम पूछा जा रहा है, ठीक है। और तत्सम वाले में पूछा गया कि बताइए कौन सा है तत्सम। बाकी 3 तद्भव हैं। तो भुआल दिया है, भूपाल दिया है, भेड़िया दिया है और भरोसा दिया है। तो भेड़िया का वृक होता है तत्सम, बाकी भरोसा जो है इसका आप देख ही रहे हैं, ये तद्भव शब्द है। भुआल और भूपाल, तो इसमें से तत्सम कौन सा है? भूपाल होगा, और उसी का जो तद्भव है वो भुआल होता है। तो भूपाल इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 23 को देखिए, कौन सा इसमें से तद्भव है आपको बताना है। बिल्ब दिया है, बदरी दिया है, वामन दिया है और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बदरी, ये जो बदरी लिखा है नहीं, ये असल में क्या है? तद्भव शब्द है। बाकी जितने हैं वो सभी तत्सम है और यहाँ बदरी का होता है बद्री, ठीक है। बाकी विल्ब और वामन जो आप देख रहे हैं ना, ये दोनों तत्सम शब्द हैं। तो यहाँ तक हमने इस क्विज को समाप्त किया है। इसमें इतना ही। और अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, निरंतर प्रश्नों का अभ्यास करना चाहते हैं, तो ये पेड क्विज वाला जो ग्रुप है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। परीक्षा बहुत नज़दीक है, दिसंबर में ही उसकी तिथि है। तो परीक्षा से पहले अभ्यास की आवश्यकता होती है और अभ्यास के उद्देश्य से ही ये वीडियो श्रृंखला आपको दी जा रही है। अगर आप इन प्रश्नों का खुद से अभ्यास करना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ये क्विज का हमारा ग्रुप है। आप यहाँ अगर जुड़ते हैं तो आपको ढेर सारे प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए मिलेगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ वीडियो के माध्यम से आप कुछ प्रश्नों को देख रहे हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा हिमनद निम्नलिखित जो दिए हुए हैं उनमें सबसे बड़ा है। तो बड़े आकार का कौन सा है? बाल्टेरो है, सियाचिन है, चोगोलुंगमा है कि बियाफो है? जल्दी बताइए। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी वाला हो जाएगा। ये सियाचिन है, ठीक है। सियाचिन इसमें सबसे बड़ा है। और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया कि ईसा की जो प्रारंभिक शताब्दियां थी, यानी शुरुआती दौर था, उस समय भारत और रोम के बीच में व्यापारिक संबंध हुआ करते थे। लेकिन वो व्यापारिक संबंध थे, इसकी जानकारी हमको कैसे मिली? मतलब किस स्थान से पुरातत्व की खुदाई हुई है और हमें ये सूचना प्राप्त हुई है? तो यहाँ कुछ स्थानों के नाम दे रखे हैं, जैसे कि ताम्रलिप्ति है, तोंडी है, अरिकामेडु है और मदुरै है। करेक्ट आंसर क्या होगा? जरा ध्यान से देखिएगा इन स्थानों को। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें अरिकामेडु हो जाएगा। अरिकामेडु से हमें ये सूचनाएं प्राप्त हुई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है अरिकामेडु। प्रश्न आपने देखा।
और सही जवाब अगर आपको पहले मालूम हो जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको दे सकते हैं, अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, वहाँ पर आपका कर्तव्य बनता है। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कुछ क्रोनोलॉजी अरेंज करने के लिए कही जा रही है। यहाँ पर कुछ मुस्लिम शासकों, विशेष रूप से जो मुगल शासक हैं, उनके नाम आपको मिलेंगे। इनको आपको सही कालानुक्रम में लगाना है, मतलब पहले किसने शासन किया, बाद में किसने शासन किया। तो पहले नाम देख लीजिए आप। देखिए इसमें नाम दिया हुआ है, यहाँ देखिए आप, पहला अहमद शाह अब्दाली का नाम दिया हुआ है, उसके बाद मोहम्मद शाह है, फिर जहांगीर का नाम है तीसरे नंबर पे, और फिर बहादुर शाह है। बताइए इसमें सबसे पुराना वाला कौन है, सबसे पहले किसने रूल किया था। और नीचे कुछ नंबर, मतलब कोडिंग दे रखी है, अरेंज किया हुआ है। और ये जो तीसरा है ना, इसका करेक्ट इसमें आंसर कौन सा होना चाहिए, सी वाला होना चाहिए, क्योंकि पहले इसमें कौन होगा, ये जहांगीर हो जाएगा। जहांगीर का रूल पहले था, उसके बाद फिर नंबर आता है मोहम्मद शाह का, उसके बाद तब नंबर आता है अहमद शाह अब्दाली का, और सबसे लास्ट में कौन, बहादुर शाह। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सी वाला हो जाएगा। सी वाले को चुन लिया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, फैक्चुअल है, अगर आपको पता है तो आप सीधे सीधे उत्तर दे सकते हैं। यहाँ पर बताना है आपको कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक दुनिया में कौन है। तो बॉक्साइट बताइए ये किसका अयस्क होता है। यहाँ आंसर तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ये किसी धातु का अयस्क है, और किस पदार्थ का अयस्क है ये आपको बताना है। अब यहाँ बताइए सबसे बड़ा उत्पादक इसका कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, जमैका है कि चिली है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। पूछा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का सेकेंडरी क्षेत्र, मतलब जो द्वितीयक क्षेत्र होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, वो किससे संबंधित है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो पहले तो आप विकल्प देखिए, यहाँ दे रखा है गवर्नमेंट ऑफिस, इसके अलावा बिजनेस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और सर्विसेज का नाम दिया हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में कौन सी चीज़ों को डाला गया है। इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी, ये तीसरा ऑप्शन आपका है, और एग्रीकल्चर से संबंधित जो एलाइड सेक्टर वगैरह हैं वो सब हैं डी वाले में। तो बताएं आप इसका कौन सा होगा, करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी वाला हो जाएगा, जिसमें ये दिया हुआ है इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और बिजली। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 को देखें आप। इसमें कहा जा रहा है कि विच इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक मेंशन द कलिंग वार। कलिंग वार का उल्लेख कौन से इंस्क्रिप्शन में, कौन से अशोक के अभिलेख से प्राप्त होता है। तो जो 13वां शिलालेख है वहां से प्राप्त होता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें आप आराम से कर सकते हैं, और इसका जो राइट आंसर है वो 13वां हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 को देखिए, ये भी सीधा है। चौसा के युद्ध के बारे में आप जानते हैं, ठीक है। तो चौसा का जो युद्ध हुआ था वो शेर शाह सूरी और किसके बीच में हुआ था। शेर शाह उसमें जीता था, बहुत बड़ी उसको विजय प्राप्त हुई थी। और किस पर उसने विजय हासिल की थी, तो यहाँ कुछ शासकों के नाम दिए हैं, जैसे कि इब्राहिम लोदी है, जहांगीर का नाम है, मोहम्मद गोरी का भी नाम है, ये भी आ गया इसमें, और हुमायूं का नाम है। तो हुमायूं के साथ इसकी बड़ी कांटे की टक्कर थी, और हुमायूं को इसने बहुत बुरी तरह से पराजित किया था, और इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो डी वाला हो जाएगा। हुमायूं को इतना मजबूर कर दिया कि वो भारत की सीमा को पार करने के लिए मजबूर हो गया और बाहर भाग गया। फिर अपनी तैयारी करके रिटर्न होता है और फिर से अपना शासन स्थापित करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 को देखें, मतलब ये लिटरली यहाँ पे 8वां है, 8वें नंबर का, क्रम पर मत जाइएगा। पूछा जा रहा है कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप प्रवाहित करते हैं, साफ पानी लीजिए और उसमें CO2 गैस को फ्लो करा दीजिए, तो अगर उसमें पास किया जाता है तो बनता है सोडा वाटर। ठीक है, ये तो बन गया। ये भी पूछा जा सकता है कि क्या बनेगा, लेकिन मान लीजिए सोडा वाटर जो है वो बन जा रहा है, तो ये किस प्रवृत्ति का होता है, इसका जो नेचर है वो कैसा होता है, ये एल्कलाइन होता है या फिर ऑक्सीडाइजर होता है या फिर एसिडिक नेचर का होता है, या इसमें से कुछ नहीं होता है। तो आप भी जानते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा, ये अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, इसका जो नेचर है वो एसिडिक होता है। इसका जो pH मान है वो 3 से 4 के बीच में होता है, और आप जानते हैं कि 7 से कम अगर pH मान है तो फिर अम्लीय प्रवृत्ति होगी, 7 से ज़्यादा होगा तब क्षारीय प्रवृत्ति होगी, तो इसका अम्लीय प्रवृत्ति वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 9वें वाले में सीधा सीधा ये भी पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत का एक प्रसिद्ध कवि जिसे कि हिंदुस्तान का तोता या तूतिए हिंद कहा जाता था, ये उपाधि थी उनकी, तो ये कौन है। जियाउद्दीन बर्नी है, या फिर उत्पी का नाम आप ले सकते हैं, अलबरूनी को कह सकते हैं, या अमीर खुसरो। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा, डी वाला होना चाहिए, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तूतिए हिंद कहा जाता था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 9वां जो हमने देखा उसका डी वाला सही है, अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरुओं को तत्कालीन शासक, विशेष रूप से मुगल शासक, उनके द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। तो अब इसमें कुछ गुरुओं के नाम दिए हैं। तो देखिए, इसमें गुरु अंगद का नाम दिया है, गुरु अर्जुन देव का नाम दिया है, गुरु हरगोविंद सिंह का नाम दिया है, और तेग बहादुर का नाम दिया है। अब इसके बाद नीचे कुछ विकल्प हैं। यहाँ जो विकल्प है ना वो असल में ये वाले हैं। अब इसमें आपको बताना है कौन सा होगा। तो इसका दूसरा और चौथा सही होगा। ठीक है, दूसरा और चौथा, यानी गुरु अर्जुन देव का नाम आएगा और गुरु तेग बहादुर का नाम आएगा, और इसीलिए हम इस ऑप्शन को चुनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न को देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि न्यू इंडिया और कॉमनवेल ये समाचार पत्र हैं, इनका संबंध किससे है, मतलब कौन इनका एडिटर था, कौन इनको निकालने वाला व्यक्ति था। तो यहाँ एनी बेसेंट का नाम दिया है, राजा राममोहन राय का नाम दिया है, महात्मा गांधी का भी नाम है और आरसी दत्त का नाम है। इसमें से आप देखकर बताएं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, एनी बेसेंट हो जाएगा। एनी बेसेंट के सौजन्य से इन्हें प्रकाशित किया गया था। प्रश्न संख्या 13 को देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि किसके अंतर्गत खरीदारों और विक्रेताओं को बाजार की स्थितियों की संपूर्ण जानकारी होगी। अगर बाजार की स्थिति जाननी है तो हमें किस चीज़ का पता होना चाहिए, तो परफेक्ट कंपटीशन का पता होना चाहिए, या फिर जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, एकाधिकारी प्रतियोगिता होती है जिसमें एक पक्ष का ही पूरा सर्वाधिकार होता है, उसका पता होना चाहिए, या फिर अल्पाधिकार का, किसका होना चाहिए। ये इकोनॉमी का सीधा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर सकते हैं। करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा, ये 13वें नंबर के प्रश्न को आप देख रहे हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, पूर्ण प्रतियोगिता की जानकारी हमें होनी चाहिए, तब जाकर हम बाजार की सही स्थिति का पता लगा पाएंगे कि खरीदारों की वहाँ क्या कंडीशन है और विक्रेताओं की क्या कंडीशन। प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। इसमें ये साइंस का, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से किस चीज़ की ज़रूरत होती है। क्या चाहिए होता है, कौन सा पदार्थ, सोडियम चाहिए होता है, कैल्शियम चाहिए होता है, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर फास्फोरस चाहिए होता है। प्रश्न संख्या 14 आप देख रहे हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा। और इस प्रश्न में असल में पूछा गया है कि कौन से तत्व की आवश्यकता नहीं होती है। तो जिनकी जिनकी आवश्यकता होती है वो भी यहाँ दिए हुए हैं। देखिए सोडियम की आवश्यकता होती है, कैल्शियम की होती है, नाइट्रोजन की होती है कि फास्फोरस की होती है, तो सभी की होती है, लेकिन सोडियम की नहीं होती है। सोडियम की आवश्यकता पौधों को लंबाई या वृद्धि के लिए नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा सोडियम वाला। इसके बाद बाकी कैल्शियम भी चाहिए होता है, नाइट्रोजन तो पर्याप्त मात्रा में चाहिए होता है। प्रश्न संख्या 15 को देखें। नंद वंश का संस्थापक कौन था। बिंबिसार का नाम दिया है, अजातशत्रु का नाम दिया है, धनानंद का नाम दिया है जो कि नंद डायनेस्टी का अंतिम रूलर था, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से तो कोई नहीं था। महापद्मनंद के सौजन्य से नंद वंश की स्थापना होती है, और इसमें से कोई भी शासक का नाम जो है वो मैच नहीं कर रहा है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, ये बिंबिसार था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं। इस 16वें प्रश्न में आपसे पूछा गया कि कौन सा ऐसा प्रागैतिहासिक स्थल है जो कि तांबवती के नाम से, तंबावती या तांबवती, तांबे की उपस्थिति के कारण, तो तांबवती के नाम से जाना जाता था। इसमें कायथा का नाम दिया है, आहाड़ का नाम दिया है, माहेश्वर और गिलुंद है। तो आप जानते हैं कि आहाड़ जो संस्कृति है उसको तांबवती के नाम से, उस स्थान को तांबवती के नाम से संबोधित किया जाता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। संथाल विद्रोह के शांत होने के बाद, संथाल विद्रोह बहुत उग्र था, अंग्रेजों के छक्के छूट जाते हैं, तो उसके बाद जो औपनिवेशिक सरकार यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके द्वारा क्या उपाय किए गए थे। तो क्या उपाय किया गया कि संथाल संतुष्ट हुए, हालांकि पूरी तरह से वो संतुष्ट नहीं होते हैं। तो संथाल परगना नाम का एक प्रदेश उन्होंने बना दिया, मतलब एक स्टेट ही पूरी बना दी उनके लिए। या किसी संथाल के लिए गैर संथाल को भूमि हस्तांतरित करना अवैध हो गया था। संथालों की असली समस्या तो यही थी कि उनकी जमीन दूसरों को, जो दीकू लोग थे, बाहरी लोग थे, उनको दी जा रही थी, उनके अधिकार छीने जा रहे थे। तो आप बताएं कि इसमें से कौन सा चुनना चाहिए। 17 करेक्ट आंसर क्या होगा, सी वाला हो जाएगा। ये दोनों ही काम किए गए जिससे कि संथालों को संतुष्ट किया जा सके। पहला काम तो ये किया गया कि संथाल परगना के नाम से उस क्षेत्र को अलॉट कर दिया गया कि ये आपका क्षेत्र है, हालांकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप तब भी था, और साथ में बाहरी लोगों को जमीन हस्तांतरण जो होता है वो रोक दिया जाता है। कुछ हिंदी के प्रश्नों को देख लेते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म जो है वो अशुद्ध है। तो अब इसमें जो विकल्प दिए हैं जरा जोड़े को आप ध्यान से देखिएगा, जोड़े वाले प्रश्नों में कंफ्यूजन होता है। यहाँ दिया हुआ है उत्तम और उधम, आदिष्ट और निषिद्ध, उपाय निरुपाय और ईश अनीश। ईश मतलब भगवान और अनीश मतलब जो भगवान नहीं है, यानी भगवान के अलावा जितने जीव हैं वो उसमें आ सकते हैं, विशेष रूप से निशाचरों के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका जो पहला वाला है ना वही इसमें अशुद्ध है। ठीक, उत्तम का क्या होगा, उत्तम का निम्न होगा, ना कि यहाँ जो ऊधम दे रखा है, तो इसलिए इसके ए वाले ऑप्शन को चुनते हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 को आप देखें। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है। अब यहाँ सभी सही दिए हैं, कोई एक गलत है। कौन सा गलत है जरा ध्यान से देखिएगा। अभिज्ञ का अनभिज्ञ दिया है, ठीक है, और तांडव का लास्य दिया है, चिन्मय का जड़ दिया है और दुर्दांत का शांत दिया है। इसमें से आप देखकर बताएं। अब इस दूसरे प्रश्न को जरा ध्यान से देखिए। इसमें जो जोड़े दिए हैं ना, पहले वाले को आप देखें, अभिज्ञ का अनभिज्ञ ही होता है। अभिज्ञ मतलब जो जानकार है, अनभिज्ञ मतलब जिसके पास कोई जानकारी नहीं है। तांडव का लास्य होता है, ये मुद्राएं हैं नृत्य की, एक उग्रता वाली है, एक लालित्य वाली है। चिन्मय का जड़ होता है, वो सही दिया है। दुर्दांत का भी शांत होता है, शांत नहीं होता है। यहाँ पे शांत दिया हुआ है जिसकी की सीमा हो, जिसका की अंत मौजूद हो, जबकि शांत होता है। यहाँ पे तालव्य श रहेगा, ये बड़ा वाला,
ठीक है, तो इसका जो डी वाला है ना वो गलत है, थोड़ा सा उसमें वर्तनी का दोष है, उसको बारीकी से देखने की आवश्यकता है। इसके बाद तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखिए, इसमें पूछा गया है कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है। तो पहले विलोम युग्मों को देख लेते हैं। आवर्तक का अनावर्तक दिया है, रिपु का खल दिया है और अटल का ढुलमुल दिया है, अर्जन का वर्जन दिया है। तो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अटल माफ कीजिए रिपु जो है इसका सुहृद होना चाहिए, सखा होना चाहिए, क्योंकि रिपु मतलब दुश्मन होता है, सुहृद अर्थात मित्र। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वही गलत है। इसके बाद चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखिए, यहाँ भी विलोम है और ऐसा नहीं है कि हमारी क्विज में सिर्फ विलोम ही दिए जाएंगे, ये एक लगातार प्रैक्टिस है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सिलेबस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब आपको अभ्यास कराया जाएगा। तो चौथे नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है। अब यहाँ पे सर्वांग का विकलांग दिया है, यादृश का अन्यादृश दिया है, आद्य का अंत्य दिया है और ऐषणा का भीषण दिया है। अब इसमें आप बताएं कि कौन सा गलत है। तो आद्य मतलब शुरुआती, अंत्य मतलब जो आखिरी है। इसका जो डी वाला है ऐषणा का अनैषणा होता है, भीषण तो होता नहीं है। तो इसमें से जो डी वाला ऑप्शन है उसको हम चुनते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 को देखिए, अशुद्ध इसमें भी आपको चुनना है। टोटा का नफा होता है, टोटा मतलब होता है घाटा, नफा मतलब फायदा, तो ठीक है ये। भंजक का योजक होता है, भंजक मतलब तोड़ने वाला, योजक मतलब जोड़ने वाला। जर्जर का दृढ़ होता है, ऐसा दिया हुआ है और ईहा का स्पृहा दिया है। अब इसमें आप बताएं, शब्दों के अर्थ आपको पता होने चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है इसमें, चूंकि हमें गलत चुनना था, ठीक है, तो गलत चुनना है तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है उसको हम चुनेंगे, ईहा का स्पृहा, ठीक है। ईहा का अनीहा होता है, स्पृहा नहीं होता। स्पृहा मतलब तो खुद ही इच्छा से तात्पर्य होता है। इसके बाद आप छठवें नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं, विलोम युग्म इसमें भी पूछा जा रहा है। तो दिया हुआ है कौन सा अशुद्ध है, आपको ये छांटना है। पुष्ट का कृष दिया है, वैभव का पराभव दिया है, सवर्ण का अवर्ण दिया है और गर्जन का अर्जन दिया है। अब इसमें आप बताएं कि कौन सा गलत है। तो पुष्ट मतलब होता है जो हट्टा कट्टा है, कृष मतलब पतला दुबला, वैभव का पराभव वो भी ठीक है और सवर्ण का अवर्ण दिया है, साथ में गर्जन का अर्जन। तो गर्जन का क्या होता है, वर्जन होता है। यहाँ पे जो अर्जन दिया है उसका तो व्ययन हो जाएगा। अर्जन मतलब जो अर्जित किया और व्यय मतलब खर्च किया। तो इसका जो गलत है वो कौन सा है, डी वाला है। इसके बाद 7वें नंबर के क्वेश्चन में भी अशुद्ध वाक्य आपसे पूछा जा रहा है, वर्तनी शोधन भी पूछा जाएगा ना परीक्षा में। तो दिया हुआ है पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए, किसने काम किया है। ये वाक्य जो दिए हैं इसमें से 3 जो है वो सही है, 1 गलत है। गलत की पहचान आपको करनी है। प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था और हो सकता है तुम ही यह पत्र फाड़े हो। अब इसमें आप देखकर बताएं। तो इसमें आप देखें बाकी वाक्य तो ठीक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जो लास्ट वाला है इसको ध्यान से देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि हो सकता है तुम ही यह पत्र फाड़े हो। हालांकि इसमें 2 वाक्य जो है वो काफी सही हद तक नहीं है, जैसे कि किसने यह काम किया है और उसके बाद डी वाले में होना चाहिए कि हो सकता है तुम ही ने यह पत्र फाड़ा हो। तो शुद्ध वाक्य ये होगा। तो इसमें हम डी वाले की ओर जाते हैं और इसका डी वाला जो ऑप्शन है उसको चुनते हैं, ठीक है। डी वाले को हमने चुना। और इसके बाद अगले को देखिए, 8वें नंबर के क्वेश्चन को। अशुद्ध वाक्य इसमें पूछा जा रहा है। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है, जो शुद्ध है उसको आपको छांट कर बाहर करना है। मैं वहां गया था, मोहन खूब हंसा, मैं दूध पीकर स्कूल गया, इस गांव में घर घर यही दशा है। अब इसमें आप बताइए कौन सा गलत है। तो इसके वाक्य को अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो डी वाला है वो गलत दिया है। इस गांव में घर घर यही दशा है, इस गांव के घर घर में यही दशा है। थोड़ा सा क्रम विन्यास की यहाँ पे गड़बड़ी है और इसीलिए हम डी वाले ऑप्शन को चुनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 को देखिए। अशुद्ध वाक्य आपसे पूछा जा रहा है और इसमें कहा गया है कि इस विषय में आपसे क्या कहूँ, इस विषय में आपसे क्या कहूँ, ऐसे लिखा हुआ है और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है। पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए, मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है और महापुरुषों के उपदेशों का अपने जीवन में प्रयोग करो। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें से, इसका ए वाला है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ए वाले में समस्या ये है ना कि ये वाक्य जो है इसमें होना चाहिए, ध्यान से आप देखिए, इस विषय में मैं आपसे क्या कहूँ, इस प्रकार से होना चाहिए, तब जाकर ये वाक्य संपूर्ण होगा। तो इसमें गड़बड़ी जो है वो पहले वाले वाक्य में भी है। और जो सी वाला है कि मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है, तो उसकी जगह होना चाहिए कि मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित में है। यहाँ पे का की जगह पे मे का इस्तेमाल होना चाहिए। तो इसके दोनों ही सेंटेंस गलत है, पहला जो ए वाला है और उसके साथ साथ सी वाला। इसके बाद 10वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 में आपसे अशुद्ध वर्तनी किसकी है ये ढूंढने के लिए कहा जा रहा है। तो समुज्ज्वल लिखा है, उसके बाद गृहीत लिखा है, मुहूर्त लिखा है और महत्व लिखा है। तो मुहूर्त नहीं होता है, मतलब आधा त का उसमें इस्तेमाल नहीं होता है, पूर्ण त होता है और इसीलिए इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो इसमें अशुद्ध है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 को देखिए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी किसकी है आपको बताना है। ज्ञानवान, चातकी, व्यवहारित और श्वसुर ऐसे दिया हुआ है।
तो प्रश्न संख्या 11 में आपसे पूछा गया कि अशुद्ध वर्तनी किसकी है। देखिए इसमें सारी वर्तनियां तो ठीक दिखाई दे रही हैं, जैसे कि ज्ञानवान लिखा है वो भी ठीक है, चातकी लिखा है वो भी ठीक है, और स्वशुर जो लिखा है वो भी सही है, लेकिन व्यवहारित नहीं होता है, व्यवहृत होता है। व्यवहारिक एक अलग चीज है और व्यवहारित यहाँ लिखा हुआ है, तो व्यवहृत सही शब्द है, और इसीलिए इसका जो सी वाला दिया है ना उसकी वर्तनी गलत है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 को देखें, इसमें भी अशुद्ध वर्तनी पूछी जा रही है। नभोमंडल लिखा है, आशपद लिखा है, ध्यान दीजिएगा मूर्धन्य श का इस्तेमाल हुआ है, मनः कामना लिखा है और दुरात्मगण लिखा है। देखिए इसमें अशुद्ध वर्तनी किसकी है, पहचानिए। आस्पद जो लिखा है ना इसमें छोटा वाला स होगा, न कि मूर्धन्य श, तो इसी की जो वर्तनी है वो इसमें गलत है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 13, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया है कि जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, जो अपने स्थान या स्थिति से जहां पर वो है वहां से अलग न किया जा सके, उसके लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है बताइए, अच्युत, अटल, स्थिर और अस्थायी। तो जो अपने स्थान से अलग न किया जा सके उसे अच्युत भी कहेंगे, अटल भी कहेंगे, स्थिर भी कहेंगे, अस्थायी नहीं कह सकते। तो इसका जो इसमें से शब्द नहीं होगा वो डी वाला होगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, कहा गया कि जिसका कोई निश्चित घर न हो, वाक्यांश दिया है, शब्द आप बताइए। तो अनिकेत होगा, आवारा होगा, जानवर होगा कि अपरिग्रह होगा। तो निकेत मतलब होता है घर, और उसमें अ उपसर्ग लग गया तो बेघर, और अनिकेत शब्द ये ईश्वर के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 15 को देखें, शरीर के लिए जितना धन आवश्यक हो उससे अधिक न लेना, ये क्या कहलाता है, अपरिग्रह कहलाता है, परिग्रह कहलाता है, सुग्रीव कहलाता है कि लब्ध कहलाता है। तो अपरिग्रह कहलाता है, धन संचित न करने की जो मंशा होती है उसको अपरिग्रह कहते हैं। जैन और बौद्ध धर्म में इन सिद्धांतों पर अमल किया जाता है। प्रश्न संख्या 16 को देखिए, आग से झुलसा हुआ, तो अनल दग्ध होगा, सुकंठ होगा, पावक होगा कि दहन होगा। तो पावक और दहन तो आग के ही पर्यायवाची हैं, बाकी सुकंठ जो है जिसका कंठ अच्छा होता है उसको कहा जाता है। तो अनल मतलब होता है अग्नि और दग्ध मतलब होता है जला हुआ, तो आग से झुलसा हुआ या आग से जला हुआ यानी अनल दग्ध। इसके बाद प्रश्न संख्या 17 को देखिए, जिसकी ग्रीवा अच्छी है, मतलब जो गर्दन है उसकी बनावट अच्छी है, तो उसको क्या कहेंगे, सुग्रीव कहेंगे, सुकंठ कहेंगे, सव्यसाची कहेंगे या कोई नहीं इसमें से। तो अब इसमें से सव्यसाची का मतलब तो होता है दोनों हाथ से जो समान कुशल हो, समान सधा हुआ हो, अर्जुन के लिए पर्यायवाची इस्तेमाल होता है। बाकी सुग्रीव और सुकंठ इसमें से बचा हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से सुग्रीव हो जाएगा। जिसकी ग्रीवा अच्छी है उसको सुग्रीव कहेंगे, सुकंठ नहीं कहेंगे। जिसके गले का स्वर अच्छा है, जिसके कंठ का स्वर अच्छा है उसको हम सुकंठ कहेंगे। प्रश्न संख्या 18 को आप देखिए, यहाँ पे वही सव्यसाची वाला आ गया, जो दोनों हाथों से समान कौशल से सधा हुआ है, मतलब दोनों हाथों से समान रूप से कार्य कर सकता है, उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा, शब्द कौन सा होगा। तो यहाँ ज्ञातव्य दिया है, गे दिया हुआ है और मैमर्त्य दिया है। ज्ञातव्य मतलब जो जानने योग्य है, गे मतलब जिसका कि ज्ञान हो चुका है, और मैमर्त्य मतलब जो धराशायी होकर प्राण त्यागे। लेकिन सव्यसाची का मतलब होता है जो दोनों हाथों से समान कौशल से सधा हुआ है, मतलब बाएं हाथ से निपुण आप लोग समझते हैं, तो बाएं हाथ से अगर निपुण है तो दाहिने हाथ से तो अपने आप होगा। अगले वाले को देखें, निम्नलिखित में से तत्सम कौन सा है। अब तद्भव तत्सम आप जानते हैं, अतड़ी दिया है, अंडी दिया है, एरंडी दिया है और अंधा दिया है। बताइए इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है। अब यहाँ जो विकल्प दिए हैं उसमें बाकी जितने भी शब्द हैं वो सभी तद्भव है, जैसे कि अतड़ी का आंत्र होता है, अंडी कोई शब्द नहीं है, बाकी एरंडी और अंधा दिया है, तो इसमें एरंडी शब्द जो है वो असल में तत्सम है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ आपने देखा प्रश्न संख्या 20 और इस क्विज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्सम कौन सा है ये आपको बताना है। तो अक्षर दिया है, अकड़ना दिया है, अंगूठा दिया है और अमोल दिया है। तो अमोल का अमूल्य होता है, आप जानते हैं तत्सम, ये तद्भव दे रखा है। अंगुष्ठ होता है ये अंगूठे का, और अकड़ने का आकड़न होता है। तो अक्षर जो शब्द है ना ये असल में तत्सम है, तो इसका जो बी वाले का है ए वाला सही। तो यहाँ तक हमने इस क्विज के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। अगर आप ऐसे ही प्रश्नों का निरंतर अभ्यास करना चाहते हैं तो हमारे जो पेड ग्रुप है उनसे जुड़ सकते हैं। ये क्विज वाला पेड ग्रुप है और इसमें जुड़कर आप निरंतर ढेर सारे प्रश्नों का परीक्षा तक अभ्यास कर सकते हैं।